हाँ, तो आप जो हिस्ट्री की फर्स्ट वाली बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं इसको, बहुत प्रॉपर तरीके से। कुछ इसकी बातें किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं जैसे कि बताता हूँ आपको, वो सारी बातें को मैंने जोड़ी हैं, कुछ फैक्ट भी जोड़े हैं, और प्रॉपर आपको मेरे साथ के साथ पढ़ना है, साथ ही साथ समझना है। और वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिसके पास में हिस्ट्री ना भी हो उसको भी ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, तो नॉलेज होगी अपने जो पहले सिविलाइजेशन, मतलब पहले जो हमारे लोग थे, हमारी संस्कृति थी, जो सभ्यताएं थी, वो कैसे रहती थी, कैसे लोग अपने घर बनाते थे, कैसे साफ़ सफाई का ध्यान रखते थे, कैसे घरों की नालियाँ होती थी, सब कुछ, खिड़कियाँ कैसे होती थी, मतलब बहुत सारी बहुत आपको ऐसा अगर इनके बारे में जानोगे तो ऐसा पता लगे जो बड़े इंजीनियर्स काम कर रहे हो, उस तरीके से ये बड़े माइंड वाले लोग होते थे पहले भी, वो सब अपन को जानने को पता चलेगा इससे। ठीक है, और चैप्टर का नाम है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है ईंटें मन की अस्थियाँ, यानी कि ब्रिक्स एंड बोन्स। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। और अपन मैन इसके अंदर पढ़ेंगे हमारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि देखो एक्चुअल में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन के बारे में अपन पढ़ेंगे। और इंडस सिविलाइजेशन के अंदर दो बड़े शहरों के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, बस उसको प्रॉपर आपको मैं एक पूरे हिस्ट्री में लेके जाऊँगा थोड़ा सा पहले, कि इसका क्या नाम था, किसको हड़प्पा कहते हैं, किसको क्या, वो सब पूरी एक तरीके से अपन जानेंगे उसके बारे में थोड़ा सा। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर मैंने कुछ डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको नोट्स बनवाए, वैसे आपको बनाना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, पहले चलते अपन पीछे थोड़ा। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें ये इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, यानी कि द ओल्डेस्ट बोल दो चाहे एंशिएंट बोल दो, इसको आप एंशिएंट भी बोल सकते हो। ठीक है, एंशिएंट, ये हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया है, यानी कि। और दूसरी बात, पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किस हड़प्पा क्यों नाम पड़ा उसका भी बात करेंगे अपन, है ना। और इसी को अपन ये कह सकते हैं कि भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, यानी कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था ये। कैसे कि इसमें बहुत बड़े शहर, हालांकि वैसे तो कोई हज़ारों की संख्या में इसमें हमें जगह मिली है, लेकिन मोटे मोटी अगर 5-6 शहरों के बारे में अगर बात करें तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो हैं, देखो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चनोदड़ो, ये तीनों ही पाकिस्तान में है, अभी के आज के पाकिस्तान में है। और कालीबंगा, धौलावीरा, सुरकोटड़ा, लोथल, ये सब भारत के पार्ट हैं। ठीक है, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर है और बाकी गुजरात के पार्ट है। ठीक है, तो ये सब हमें इस बड़े शहरों का जो नॉलेज है वो हमें इस सभ्यता के अंदर हुआ था, इसलिए हम कहते हैं कि पहली नगरीय सभ्यता भी थी, मतलब यहाँ पर सिटीज़ बसी हुई थी, ये बड़े बड़े शहर वहाँ पर मिले हैं। ठीक है, अब बात आती है आपके कोर्स के सिलेबस की, थोड़ी सी हिस्ट्री अपन ने जान ली कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका नाम क्यों पड़ा। इसका कारण ये है कि जो पहला जो शहर था ना हड़प्पा एक सिटी है, शहर है, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज है ना, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी जो मिली या फिर सर्वे जो किया गया वो हड़प्पा में किया गया था। यानी इस सभ्यता की सबसे पहले जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ये कारण है। यानी कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन ड्यू टू द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द सिविलाइजेशन बीइंग फ्रॉम ए प्लेस कॉल्ड हड़प्पा। हड़प्पा जगह सबसे पहले हमें इसके बारे में, हालांकि बाद में सभी शहरों के बारे में पता चल गया था, हज़ार की संख्या में तो जगह का पता चल गया हमें, लेकिन बेसिकली सबसे पहले अगर किसी प्लेस की जगह जरूरत पड़ी, मतलब वो जानकारी मिली, तो वो थी हड़प्पा। इस वजह से हमने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन को अपन हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कह देते हैं। ये बात 1 मार्क्स की आपकी आई थिंक क्लियर हो गई होगी, कैसे कैसे क्या सिस्टम था, ये बातें मैं आपको साइड में थोड़ी सी लिखनी है, बहुत ज़रूरी है। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो अपना तीसरा चैनल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए MB क्लासेज वाला, उसमें इन सब के बारे में डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए, मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत आप टच में रहो तो बढ़िया है। अब अपन एक एक टॉपिक उठाते हैं और पहले अपन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे। उसमें सबसे पहले अपन आपको हेडिंग लगानी है हड़प्पा। ठीक है, मैप भी मैंने ले लिया है। पहली बात तो ये कि हड़प्पा है कहाँ, ठीक, ये जगह कहाँ पड़ती है हड़प्पा। तो देखो ये पाकिस्तान का जो पंजाब है, देखो हमारे इंडिया में पंजाब स्टेट है और पाकिस्तान में पंजाब स्टेट है। तो पाकिस्तान के पंजाब जो स्टेट है ना, उसमें मांटगोमरी जिला है। अब वर्तमान में उसका नाम साहिवाल हो गया, खैर वर्तमान का साहिवाल। ठीक है, मांटगोमरी जिला बोल दो चाहे वर्तमान का साहिवाल बोल दो, उसमें रावी नदी के तट पर ये हड़प्पा है जो जगह पड़ती है। ये जो हड़प्पा सभ्यता वहाँ पर मिली है, मतलब कि वहाँ पर इसकी खुदाई का प्रोसेस जो किया था वो वहाँ पर किया गया था। यानी सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी। ठीक है, बैंक्स ऑफ द रावी रिवर, हाँ ये बैंक्स ऑफ द रावी रिवर इन मोंटगोमरीज डिस्ट्रिक्ट, या फिर प्रेजेंट में साहिवाल बोलते हैं उसको, द पंजाब स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर ये 1 मार्क्स से तैयार हो गया आपका। अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना चाहेंगे तो मैं डायग्राम बता दूँ आपको कि ये रावी नदी ये रही। ठीक है, ये रावी नदी चल रही है और इसके बैंक पे ये हड़प्पा पूरी, ये देखो ये हड़प्पा रही।
ठीक है। हड़प्पा ये रही, और जो पाकिस्तान के अंदर पड़ती है ये इधर पूरा पोर्शन, और रावी नदी वाला, रावी नदी के तट का मतलब है रावी नदी पर मान लो चाहे, ये हड़प्पा और ये अपना मोहनजोदड़ो। और भी जाना चाहते हो तो अपने जैसे इंडिया में आ जाओ तो सबसे बड़ा जो इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, जो सबसे बड़ी इंडिया की सभ्यता है, भारत की सबसे बड़ी सभ्यता राखी गढ़ी, ठीक है। ये बनावली हरियाणा के अंदर पड़ती है, ये कालीबंगा राजस्थान हनुमानगढ़ के अंदर पड़ती है, ये सारी चन्नौदड़ो गुजरात हो गया, मतलब ये धोलावीरा गुजरात हो गया। ये सारी मोस्टली जो अपने मैंने आपको नाम लिखी थी ये भी अपने आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बालाकोट हो गया, ये सब जितनी भी, लोथल हो गया, ठीक है, ये सब सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन दो चार खास तो अपन को याद होना चाहिए। ये मैप जो है वो आई थिंक आप अपनी बुक के अंदर ही तो आपने ये समझ लिया होगा, ये चीज़ हो गई, ठीक है। और मैं बात करूँ नेक्स्ट की, ये मैंने कुछ मेरी तरफ से फैक्ट लिखे हैं, आप चाहो तो इनको याद कर लेना वरना ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो पूरी हिस्ट्री है वो आप एक बार जान लो। कुछ फैक्ट है जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो हालांकि इससे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा सा टच लेना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ मैंने ये डेट लिखी, डेट तो भले ना भी याद करो कोई बात नहीं, लेकिन ये कुछ बातें जान लेना, एक बार पता चल जाएगा। एक्चुअल में इसको जानने से पहले आपको थोड़ी स्टोरी सुना देता हूँ कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का पता कैसे चला। आप भी सोचते होंगे कि यार ये कैसे लोगों ने इसे खुदाई कर ली होगी, कैसे पता चला। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि जो एक रेलवे लाइन बिछ रही थी, मैं बताऊँ आपको, रेलवे लाइन लाहौर से कराची के बीच में, लाहौर से कराची के बीच में एक रेलवे ट्रैक बिछ रहा था। तो वहाँ पर क्या था कि जैसे ही रेलवे लाइन बिछा रहे थे वो लोग, तो वहीं पर साइड में जो उनको खुदाई करी तो उनको पता चला कि यहाँ पर ईंटें हैं। तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले लोग थे, ऐसा मान लीजिए, तो कर्मचारी ने वहीं की ईंटें खोद के और उस पटरी को वहाँ बिछाने लग गए। पटरी पर जो ईंटें थी उसकी बिछाई करने लग गए, ठीक है। उनको नहीं पता था कि ईंटें कितनी कीमती है, बस उनको तो ठीक है खुदाई करी, जैसे अपन खोदे ना, अगर नीचे से पत्थर निकल जाए तो उसको काम में ले लेते। वैसे ईंटें मिल गई तो ईंटों खुदाई करके ईंटों से उन्होंने पटरी बिछा दी। तो फिर ये जो एक अंग्रेज अधिकारी हैं अलेक्जेंडर कलिंगम, ठीक है, हालांकि स्टार्टिंग तो वहाँ से हुई थी, लेकिन अलेक्जेंडर कलिंगम उधर से जा रहे थे, मान लीजिए सर्वे कर रहे थे, तो उन्होंने उस ईंटों को देखा। जब उस रेलवे ट्रैक पे काम चल रहा था तो उन्होंने देखा यार ये ईंटें बड़ी स्टाइलिश है, इसके ऊपर बहुत डिफरेंट के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। नॉर्मल ईंटें नहीं थी, वो बड़ी तगड़ी ईंटें थी, ब्रिक्स बनी हुई थी, उनके ऊपर अलग तरह के, जैसे कोई आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे कोई इंजीनियर होते हैं, वैसी कोई ड्राइंग ऊपर बनाई हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि ये ईंटें आपको, उन्होंने पूछ लिया उनको देख के कि आपको ये ईंटें कहाँ से मिली। तो उन्होंने कहा नहीं तो सिंपल है, हमने यहाँ खुदाई की थी और ईंटें हमें तो मिल गई और हमने काम करना शुरू किया। उनको इस चीज़ का नहीं पता था कि ये ईंटें नॉर्मल ईंटें नहीं है, यहाँ पर कोई पहले कोई सभ्यता सिविलाइजेशन रहती होगी, उनकी ईंटें। तो फिर इन अंग्रेज अधिकारी ने, कनिंगम ने उस बात पर जोर दिया, ठीक है। इसलिए वो फिर उन्होंने वो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का, ये हमारे फादर भी कहलाते हैं, पूरी बातें बताऊँगा। पहले अपन यहाँ से जानेंगे 1826 में क्या हुआ था कि चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम सभ्यता पर प्रकाश डाला। भाई हमारे यहाँ पर क्या था, 1947 तक अंग्रेजों का राज था, ठीक है, अंग्रेज यहाँ राज करते थे। तो ये सारे जितने भी गवर्नर जनरल होते थे ये सब अंग्रेजी होते। तो चार्ल्स मेसन यहाँ का अधिकारी था, ऐसा मान लीजिए। तो इसने सर्वप्रथम सभ्यता पर प्रकाश डाला का मतलब है कि इस सभ्यता के बारे में थोड़ा इसको पता लगा, लेकिन खास इसको नॉलेज नहीं हो पाया। फिर 1854 में 1854 में अलेक्जेंडर कनिंगम ने हड़प्पा सभ्यता का सर्वे किया, उसको थोड़ा अंदाजा सर्वे किया, और 56 के अंदर इसने देखा कि जॉन बर्टन और विलियम बर्टन लाहौर व कराची के मध्य रेलवे लाइन का काम कर रहे थे। उन्होंने हड़प्पा की ईंटों का उपयोग किया था। दोनों का नाम भी याद कर लेना, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। ये ऐसा मान लीजिए कि जो वहाँ के कर्मचारी थे वो यहाँ पर ईंटों का काम करवा रहे थे। उन्होंने जब रेलवे लाइन बिछाई तो उन्होंने इन ईंटों का यूज़ किया। तो फिर अलेक्जेंडर ने फिर सर्वे किया कि यार ये ईंटें तो फिर इसका मतलब तो यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन तो है। तो फिर 1856 में अलेक्जेंडर ने फिर कनिंगम ने फिर सर्वे किया, ठीक है, फिर से दूसरा सर्वे किया। और फिर 1861 के उसने क्या करा कि भारतीय पुरातत्व विभाग एक डिपार्टमेंट बना दिया। देखो किसी भी चीज़ की अगर हमें काम करना है, जैसे स्कूल का भी एक जैसा हमारा एक बोर्ड हो गया, अजमेर बोर्ड हो गया या यूपी बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, सब एक अपना सेपरेट बोर्ड होता है जो उसके उस डिपार्टमेंट के उसके काम में काम करता है। जैसे एजुकेशन हो गया, आपके एग्जाम हो गया, CBSE करवाएगा, तो CBSE एक बोर्ड है, उसका अगर ऑफिस है, बिल्कुल तरीके से काम करते हैं। वैसे इन्होंने कहा कि ये काम करते हैं, जितनी भी ऐसी कोई सिविलाइजेशन की सभ्यता की खोजबीन करनी है तो हम एक विभाग बना देते हैं। तो उसका नाम दिया भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। कब? 1861 के अंदर बना दिया गया। किसने? अलेक्जेंडर कलिंगम ने ये काम किया था और ये इसका पिता कहलाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हमारे देश में ना, अलेक्जेंडर कलिंगम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जनक को इंग्लिश में लिख देंगे फादर, ठीक है, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ASI, ठीक है, इसका जनक बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ गई आपके।
अब जो भी काम होगा इस डिपार्टमेंट ही संभालेगा, जो भी काम करेगा अभी आज भी यही डिपार्टमेंट काम करता है, ये समझ गए आप। फिर अब वो बातें मैंने जो पिछला पेज लिखा था देखो ये वाला, ये फैक्चुअल है, आप चाहो तो लिख सकते हो, बाकी आप नॉलेज बढ़ेगा, अच्छी बात ही लिख लो मेरे हिसाब से तो। फिर एक खोज की बात करें अगर अपन हड़प्पा की, क्यों, सिंधु घाटी सभ्यता उसका नाम अब हड़प्पा हो चुका है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम अपने क्या कर लिया, हड़प्पा। अब हड़प्पा की खोज किसने करी, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल, क्योंकि अंग्रेजों का राज था। तो फिर पहले तो कलिंगम बने, कलिंगम के बाद में ये मार्शल ये बन गए। इन्होंने 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। निर्देशन का मतलब होता है ये उनके ऊपर अधिकारी थे, ठीक है। कौन, ये अफसर था सर जॉन मार्शल, और इसके निर्देशन में, इसके गाइडेंस में, इसकी मॉनिटरिंग में, इसकी लीडरशिप में ये काम हुआ। और राय बहादुर दयाराम साहनी भी लिखा हुआ था, राय पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी था। 1921 के 1921 में इसकी खोज की गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 अंडर डायरेक्शन ऑफ ये नाम है सर है भाई, ठीक है, सर जॉन मार्शल, चेयरमैन ऑफ द आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो इसके पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, एक फैक्ट हो गया। फिर इसका टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड में थोड़ा सा डाउट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर दोनों ही आंसर आपको याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने पूरे लेवल की बात लिखी है कि हड़प्पा का काल निर्धारण, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ हड़प्पा, वो एक्चुअल में जो नई वाली, देखो एक्चुअल में जो भी ऑथेंटिक बुक मानी जाती है वो मानी जाती है एनसीईआरटी को, ठीक है। एनसीईआरटी ऑथेंटिक बुक है, और एनसीईआरटी के अंदर 2600 से 1900 ईसा पूर्व लिखा हुआ है नई वाली एनसीईआरटी में। ये जो डेट लिखी हुई है वो न्यू एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ठीक है, न्यू एनसीईआरटी में। और ओल्ड एनसीईआरटी जो पहले चला करती थी उसके अंदर ये डेट है 2250 बीसी से 1750 बीसी, ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ। तो दोनों ही साइड में लिख लेना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दोनों ही आती है, हालांकि दोनों एक साथ नहीं आती क्योंकि दोनों ही सही है, इसलिए इसको भी माना जाता है। कभी कभी ये ऑप्शन में ना दे के ये दे दे तो अपन इसको भी आंसर सही कर देंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपन लेवल का लेके चलें तो दोनों बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये था इसका टाइम पीरियड, यानी कि ऐसा मान लीजिए कि खुदाई, हालांकि ईसा पूर्व बीसी एडी ज़बरदस्त बताने वाला हूँ, भी चिंता मत करो क्या होता है अभी बताऊँगा आगे, ठीक है। फिर थोड़ा सा फैक्ट जोड़ा मैंने करंट का, कि इस सभ्यता का खोजा गया जो नवीनतम स्थल है, 8% नई सिटी खोजी गई है, द लेटेस्ट साइट डिस्कवर्ड दिस सिविलाइजेशन, तो वो है बालाथल उदयपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर है, वो इसी सभ्यता का पार्ट है, बालाथल उदयपुर के अंदर, ठीक है। कुणाल हरियाणा, देखो ये काफ़ी फैली हुई है, वैसे थोड़ा विस्तार अगर मैं बताऊंगा अभी 2-3 स्टेट के अंदर, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, 3 देशों में फैली हुई मोस्टली ये सभ्यता त्रिभुजाकार शेप के अंदर फैली हुई है, ट्राइंगुलर शेप्ड में ये पूरी सिविलाइजेशन फैली हुई है। इसमें 8% 1995 1995 के अंदर बालाथल उदयपुर में एक जगह पड़ती है, वो नया इसी सिविलाइजेशन रिलेटेड है, इसी तरह की सभ्यता वहाँ पर मिली है जो नया एकदम प्रेजेंट साइट है। और कुणाल है हरियाणा के अंदर 1997 में, ये दोनों 8% नहीं है, इसके बाद अभी नहीं मिले, सर्च हालांकि जारी है, लेकिन मेन जो अभी तक के जो माने गए हैं, क्योंकि जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो हमें डेट जारी करता है वही ऑथेंटिक होती है, इसलिए ये दोनों अभी मेन सिटी हो गई, 8% करंट की हो गई। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की अवस्थाएं, यानी स्टेजेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। यानी एक तो अपन कहते हैं ना, एक वो जो भी चल रही है, एक वो जो पहले, एक जो आगे, इस तरीके से 3 स्टेज हो गई। पहली उसको हम आरंभिक हड़प्पा यानी कि अर्ली हड़प्पा बोल देंगे, ऐसा डायग्राम बना लेना ताकि स्टेजेस तीनों याद हो जाएगी। सेकंड हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरा नाम विकसित हड़प्पा भी, जो भी चल रही है उसको अपन विकसित हड़प्पा भी कहते हैं, या फिर ऐसा मानते हैं कि वो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जिसका विस्तार एक्सटेंशन जो है, मतलब जो फैली हुई है, ध्यान रखना एक्सटेंशन कहाँ तक है, एक्सटेंशन जो है वो है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, 3 देशों में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई है मेनली। पूरी जगह पे आपको नहीं जाना, बस 3 मोटा मोटी याद होना चाहिए, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका विस्तार है। और इसके बाद में जो आएगी वो परवर्ती हड़प्पन, लेट हड़प्पन, 3 आरंभिक हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती सभ्यता, मेन ये है हड़प्पा सभ्यता, जिसको अपन विकसित बोलते हैं, जो इन दोनों से अपने आप को अलग करती है, ठीक है। टाइम पीरियड भी जान लिया, स्टेजेस भी जान ली। हाँ, अब अपन बात करते हैं AD और BC की, ठीक है। क्या AD है, क्या BC है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर तरीके से मेरे साथ के साथ आपको समझना है। पहले अपन इसके फुल फॉर्म के बारे में जानेंगे, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में जानेंगे, फिर ये जानेंगे कि इनकी शुरुआत प्रारंभ कहाँ से इनका हुआ वो भी जानेंगे, ठीक है। पहली बात करता हूँ मैं BC की, तो BC की फुल फॉर्म बिफोर क्राइस्ट होती है, यानी कि ईसा पूर्व, हिंदी में बोलते हैं।
हालांकि आजकल इसको हम BCE यानी बिफोर कॉमन एरा भी बोलने लग गए, वो भी बता दूंगा अभी, ठीक है। और एक BP भी होता है खैर, जिसको अपन वर्तमान से भी पहले की बात करते हैं, BP बिफोर प्रेजेंट, कहीं कहीं पर इसको भी यूज़ करते हैं। कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, सब डिटेल में जानेंगे। फिर अपन बात करते हैं AD की। फुल फॉर्म एनो डोमिनी, 2 शब्द है ये, एनो और डोमिनी 2 वर्ड है, हिंदी में इसको इसमें बोलते हैं। ये दोनों लैटिन शब्द है, इन दोनों लैटिन शब्द के मिलकर 2 लैटिन शब्दों यानी एनो और डोमिनी, इनसे मिलके बना है AD। तथा इसका जो मीनिंग होता है, तात्पर्य होता है, वो होता है ईसा मसीह के जन्म, यानी ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक है, फाउंडर है ईसा मसीह है, ठीक है। उनके जन्म, उनका जो बर्थ है, जन्म हुआ, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो AD है, और उनके जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड है वो BC है। कहने का मतलब ये, अगर मैं 2022 की बात करूँ, ध्यान से समझना, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। सपोज 2022 की बात की, अपने कह दिया कि 2022 साल चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2022 वर्ष बाद, इसका मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, तो आज अगर 2022 साल है, इसका मतलब ईसा मसीह को जन्म हुए 2022 साल हो गए। मतलब उनका जन्म जैसे ही हुआ ना, उस दिन पहला साल ये माना जाता है, न्यू ईयर ऐसा मान लीजिए। वहाँ से लेके अभी तक 2022 बीत गए, और उनके जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड है वो था BC, ठीक है, वो BC है। ये है AD। समझ में आ गई, मेन डिफरेंस समझ में आ गया कि 2022 साल बीत गए। हम क्या कहते हैं कि यार 2021 साल तो बीत चुके, 2022 चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 2021 साल बीत गए, 2022 चल रहा है, ऐसे। ये चीज़ समझ में आ गई आपके। और ये खैर ये हो गया। और इसको आजकल कहते हैं CE। इसको क्या कहने लगे अपन, AD को CE मतलब कॉमन एरा। ये प्रेजेंट का मतलब आजकल। प्रॉपर चार्ट समझ में आ गया। अब मैंने बहुत बड़ी बातें और लिखी है। AD का मेन मीनिंग क्या होता है, तो वो अगर मीनिंग पूछे AD का अर्थ मतलब, तो दोनों में से एक ही है, दोनों एक ही है कि ईसा के जन्म के वर्ष से होता है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष जो होता है वो AD कहलाता है। अर्थ देखें तो उनके हिसाब से इन्होंने एक अर्थ फिक्स कर दिया, ईश्वर का वर्ष, ठीक है, ईश्वर का वर्ष। AD का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या हो गया, ईश्वर का वर्ष। डिटेल में अगर जानना चाहेंगे तो। और AD का बेसिकली प्रयोग कहाँ पर होता है, मेनली कहाँ प्रयोग करने के लिए इस AD को लाया गया था, तो जूलियन और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो अपने क्लास 10th में 11th में पढ़ा था, क्लास 11th में पढ़ा था, उन कैलेंडर में वर्ष को संख्यात्मक रूप से दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो उन कैलेंडर में, जैसे हमारा कैलेंडर उसमें नंबरिंग अपन होते हैं 1 से 30, 1 से 31, जनवरी फरवरी सब महीने होते हैं, वैसे ही जो आपका जूलियन और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है, उनमें जो संख्यात्मक का मतलब है नंबरिंग, उनमें जो नंबर होता है, ईयर वगैरह, मंथ वगैरह, उन नंबर के रूप में उनको दिखाने के लिए AD का यूज़ होता है। चलो ये बात AD की होगी। अब मेन सबसे जो बड़ा मुद्दा है, जो बड़ा क्वेश्चन है, वो बनता है AD और BC में डिफरेंस क्या है, AD और BC में मेन अंतर क्या है। बहुत ही लेवल के 3 पॉइंट है। पहली और बिल्कुल बेसिक बातें हैं, जो आप सुनोगे तो मतलब मज़ा आएगा, जानोगे, बहुत नॉलेज बढ़ेगा। पहली बात तो ये दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग है। बहुत बड़ी चीज़ ये है कि लिखने की स्टाइल में मेन चीज़ है लिखने की स्टाइल। पहला अंतर यही है, लिखने की स्टाइल। इसमें क्या है कि किसी भी अगर तिथि को हम AD में लिखते हैं ना, AD में, तो अपन यहाँ लिखेंगे AD 2022, AD 2022 लिखा जाता है। जबकि BC में अगर इसी डेट को लिखते हैं या BC को लिखते हैं, तो BC तिथि के बाद में जोड़ा जाता है, जैसे कि 2000 BC। मेन डिफरेंस तो ये है। अगर AD में लिखोगे तो AD पहले लिखी जाएगी, BC बाद में लिखा जाएगा, मेन अंतर। दूसरा, AD में जैसे एक बात और है, जैसे AD क्या होता है, AD आगे चलता है, मैंने कहा ना, ईसा मसीह के जन्म के बाद में, और BC ईसा मसीह के जन्म के पहले चलता है, पीछे चलता है, बैक, उल्टा चलता है। यानी कि AD में वर्ष 200 ईस्वी के बाद 201 आता है, पता है ना आपको भाई, 200 के बाद 201 ही आता है, 300 के बाद 301, 302, 304 ऐसे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अवरोही क्रम है ये, नहीं आरोही क्रम है, सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर है ये। 200 ईस्वी के बाद में 201 ईस्वी आता है। जबकि BC में क्या इसका उल्टा है, BC में इसका उल्टा चलता है। कैसे कि 200 ईसा पूर्व के बाद 199 ईसा आता है, मतलब वो पीछे चलता है, ईसा पूर्व लगाता है, ईसा पूर्व, तभी तो कहते हैं ईसा पूर्व। हिंदी में कहते हैं ईस्वी, AD में तो कहेंगे ईस्वी, और BC में कहेंगे ईसा पूर्व, मतलब ईसा पूर्व मतलब कि उस जन्म से पहले। तो अगर 200 ईस्वी लिखना है, फिर आगे 201 लिखना है, तब तो AD में ऐसा लिखेंगे। लेकिन अगर अपन BC में लिखेंगे तो 200 फिर 199, मतलब पीछे चलेंगे। ये मेन डिफरेंस है। दूसरा, AD का जो मतलब है वो ईसा मसीह के जन्म के बाद की अवधि या तारीख से है, जबकि BC का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले की अवधि या तारीख से है, जो मैंने पहले बता दिया। लेकिन अगर मोटा मोटी 3 रीजन बने तो ये 3 मेन रीजन बनते हैं। बहुत ही टॉप लेवल की बड़ी मेहनत के साथ एक एक चीज़ निकाल के जितना आपका लेवल है
वो रखा गया है, तो उसको भी आप देखना और प्रॉपर। आई थिंक अब आज के बाद में AD और BC में आपके कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक टेबल है आपकी, आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा कोई वो नहीं है, लोड नहीं लेना, याद हो तो ठीक है, वरना अपन नोट्स तो पूरे बनाएंगे क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अपन एक बार देखना चाहेंगे उनको। बस्तियों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ साइट्स, वो सिंध के अंदर 106 और चोलिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ती एक जगह है। ठीक है, पाकिस्तान, सिंध भी पाकिस्तान में है, ये भी पाकिस्तान में ही है। ठीक है, यहाँ पर आरंभिक हड़प्पा स्थल जो मिले, अर्ली हड़प्पा साइट्स मिली है वो 52 और 37 मिली है। विकसित जो मैं अपने डायग्राम में भी समझा था, मैच्योर बोल दो चाहे डेवलप्ड बोल दो, वो 65 या 136 मिले हैं चोलिस्तान में और सिंध मिले 65। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियाँ जो मिली है, मैच्योर हड़प्पन सेटलमेंट्स एट न्यू साइट, वो 43 है सिंध में और 132 है चोलिस्तान में। और जो त्याग दिए गए हैं, जला दिए गए हैं, ख़त्म कर दिए गए हैं, वो आरंभिक, वो भी आरंभिक, त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल इन अर्ली हड़प्पन साइट्स अबंडेड, वो सिंध के अंदर 29 है और चोलिस्तान के अंदर 33 है। फैक्ट है, कोई छोटा मोटा 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से एक बार इसको भी अपन मोटा मोटी देख लेंगे। इनिशियल और डेवलप्ड, ये एक अपन नाम देंगे, आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियाँ, यानी कि जो कल्चर है वो इनिशियल पहले कैसा था और विकसित कैसा था। इंग्लिश नहीं लिखी, आप समझ जाना। ठीक है, ये बात है। फिर अपन बात करते हैं हड़प्पावासी जो लोग थे वो कैसे निर्वाह करते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उनका खान पान बेसिकली क्या होता था। तो सीधी सी बात है, पहले के लोग ज़्यादातर नॉनवेज मीट वगैरह खाते थे, लेकिन ये धान भी खाते थे। ठीक है, इजी है, मेरे साथ पढ़ो, याद हो जाएगा। मैंने पॉइंट बना के लिख दिया आंसर कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, अच्छा ये ला सब्सिस्टेंस स्ट्रेंजेस ऑफ द हड़प्पन। तो पहली बात तो ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पादों, यानी कि जिसको अपन फल फ्रूट्स कह सकते हैं, उत्पादों और जानवरों से प्राप्त मांस का सेवन करते थे। और वो मछली भी खाते। मछली को अलग से क्यों लिखा, क्योंकि सी फूड होता है, समुद्री खाना है ये, वो मछली का भी सेवन करते थे। इसका मतलब ये है कि उनको थोड़ा बहुत समुद्री खाना के भी नॉलेज था, इस बात में जानकारी थी, तो मछली को भी वो खाते थे। द हड़प्पन एट ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश को भी वो खाते थे। फिर अपन थोड़ी धान की बात कर लेते हैं, अनाज की बात कर लेते हैं। तो वे गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा बेसिकली गुजरात में, जो गुजरात सिविलाइजेशन थी, जितनी भी धोलावीरा हो गया, जितनी भी जो गुजरात के अंदर जिसमें रिसर्च हुआ है उनके बारे में, तो इसलिए बाजरा वहाँ से मिला। चावल आदि अनाजों का सेवन करते थे। तो आपको ब्रैकेट में, बाजरा के ब्रैकेट में आपको गुजरात ज़रूर लिखना है, थोड़ा इफेक्टिव आंसर डालने के लिए। एंड दे यूज टू कंज्यूम सीरियल्स लाइक वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसैम, मिलेट, जो गुजरात में राइस एक्सेट्रा, ये भी उनका खाना था। और मांस की बात की जाए तो भेड़, बकरी, भैंस, वरा, जो सुअर जो होता है, और हिरण और घड़ियाल, इनके मांस का सेवन करते थे। क्योंकि बेसिकली ये पता कैसे चला कि उनके सेवन करते थे, तो इनके बेसिकली जो हड्डियाँ वगैरह मिली हैं, तो आज के जानवरों से जब हड्डियों को मैच किया गया तो कोई भेड़ की, बकरी की, भैंस की, या फिर सुअर की, या फिर हिरण, घड़ियालों की जो हड्डियाँ मिली हैं, किसी के सींग मिले हैं, तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये, इसका मतलब ये कि सींग आइडिया मिली है, तो इसका मतलब ये है कि ये उस टाइम पर इनका मीट खाते होंगे, ऐसा अंदाज़ा। क्योंकि ये तो हिस्ट्री, इतिहास है, इसमें सिर्फ सिविलाइजेशन में सभ्यताएं जो भी मिलती है उसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ठीक है, ये बात है, 100% कोई भी कह नहीं सकता, लेकिन ये कि हाँ मोस्टली यही काम होता है, तभी वहाँ पर ये हुआ होगा। जैसे अपन आगे बात करेंगे, इनके जो शुआदान, जो कब्रिस्तान होते हैं, कब्र मिले, कब्र खोदते पता चला कि इनके सीधी बॉडी लिटाई हुई है। ठीक है, उसके पास में ही कुछ तांबे के यानी कॉपर मेटल कुछ ऐसे हथियार औजार से रखे हुए हैं, तो ये पता चलता है कि ये इनके कुछ ऐसी परंपरा रही होगी कि जो इनकी डेड बॉडी के साथ में उसको, जो भी इनका कोई कॉपर का या मेटल का जो बनी हुई चीज़ है, वो उनके साथ में रख के उनको दफनाते होंगे। तो ये चीज़ें क्या है कि अपने को वहाँ पर जो मिलती है तब पता चलता है, अंदाज़ा लगाया जाता है, जो मोस्टली अंदाज़ा सही होता है। ठीक है, मीट, शीप, गोट, बफेलो एंड बोर, डियर एंड गरियाल वॉज कंज्यूम्ड, ये हो गया। फिर बात करते हैं अपन, वो तो क्वेश्चन पूरा हो गया खाना पीने वाला। देखो ये इनका निर्वाह की 2 मार्क्स में क्वेश्चन तैयार है अपना। अब बात करते हैं कि मोहर मिली है, वहाँ पर एक सील मिली है, जिसको आप देख सकते हो, ऐसी सील है जिसमें आपको बेल नजर आएगा, यानी बुल जिसे बोलते हैं, क्या नाम उसको, वृषभ जिसे बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इस मोहर से पता चलता है, कहीं पर हल्के भी निशान है, ये बोल है, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जो हैं वो खेतीबाड़ी जब करते होंगे तो बेल से खेती करते होंगे। क्योंकि जब कोई चीज़ अपने प्रतीक या साइन बनाते हैं, इसका मतलब वो उनके बहुत ज़्यादा यूज़फुल कोई चीज़ होती होगी, तभी अपन उस सील के ऊपर यूज़ करते हैं उस फोटो को। तो ये चीज़ यही है कि हड़प्पाई मोहर है, ये संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, ये सबसे विशिष्ट, डिफरेंट। यानी कि द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट
डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, दोनों में इसको सबसे बेस्ट माना जाता है। और सैलखड़ी नामक पत्थर है ये, सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई, आजकल तो सीलें कागज़ की बनती है लेकिन ये पत्थर की बनाते थे। सैलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई है और इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। हालांकि ये पत्थर की बनी हुई है, इसके ऊपर ऐसी जो पढ़ाई लिखी हुई है, कुछ स्क्रिप्ट यानी ऐसी कोई लिपि लिखी हुई है जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। मेन चीज़ ये है, ठीक है, इसलिए इसको सबसे विशिष्ट माना जाता है, सबसे डिफरेंट माना जाता है, ठीक है। यानी कि ये हो गया हड़प्पा इंडस सिविलाइजेशन। मेड ऑफ स्टोन कोल्ड, इसको अपन बोलेंगे स्टेटाइट, ठीक है, या सेटेटाइट, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर लेना। इसका हिंदी में बोलते हैं इसको सैलखड़ी नामक पत्थर है ये। सील्स लाइक दिस वन ऑफ्टन कंटेन एनिमल मोटिव्स एंड साइंस फ्रॉम ए स्क्रिप्ट दैट रिमेन्स अंडर, इसको बोल देंगे अंडर सेफर्ड, ठीक है, अंडर सेफर्ड, ये अपन बात करेंगे इसकी। तो आई थिंक ये कि उत्कीर्णित किया गया है इसके अंदर, जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया इसको, कोई इसको अभी क्या कौन सी लिपि है या कौन सी ये इसमें लिखा हुआ है, इसको अपन अभी तक इसको पढ़ नहीं पाए, तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लेना, 1 मार्क्स के अंदर ये भी आपके काम आएगी। फिर है हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी, खेती-बाड़ी के अंदर ये कैसे हैं, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का अपन देखें तो काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, वो अपन देखते हैं कि बेसिकली हड़प्पा सब इस तो पता कैसे चला कि कृषि के बारे में, तो कुछ अनाज के दाने मिले हमें, तो इसका मतलब ये कि अनाज के दाने अगर मिले हैं, इसका मतलब ये कि एग्रीकल्चर या खेती-बाड़ी करते होंगे, यही तो पता चलता है भाई, अनाज के दानों से क्या अंदाज़ा लगाएंगे अपन, जिनसे यहाँ कृषि के थोड़ा संकेत हमें मिला। तो फिर सर्च किया कि द प्रिवेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंडिंग ऑफ ग्रेन्स। तो पहला तो ये है कि खेत जोतने के लिए बैलों और हलों का प्रयोग करते थे ये, ठीक है। ये देखो बैल, ऐसा आपको इस बैल की ऐसी फोटो भी दिखी है वहाँ पर, मोहरों में बैल की पिक है, तो इसका मतलब ये है कि ये बैल का यूज़ करते होंगे जिस खेती बाड़ी में, हल जैसे हल जोतते हैं तो इसके पीछे हल लगा के जोत लेते होंगे, वो चीज़ है। कि मोहरों पर किए गए रेखांकन, अभी मैंने मोहर देखी थी, उस मोहर के ऊपर बैल की फ़ोटो है, ठीक है, इस मोहर पर बैल की पिक है, आपको दिख रही होगी। तो इसका मतलब यही है कि मोहरों पर जो रेखांकन किया गया था वो मिट्टी की मूर्तियाँ भी थी काफ़ी सारी, तथा मिट्टी की मूर्तियाँ ये संकेत देती हैं कि हड़प्पा निवासियों को वृषभ यानी कि बैल का नॉलेज या बैल के विषय में जानकारी थी कि बैल इस काम आ सकता है, ठीक है। यानी कि यूज़ ऑफ ऑक्सन एंड प्लोज फॉर प्लगिंग द फील्ड्स, तो रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट द बुल वॉज नॉन टू हड़प्पा सभ्यता के लोग इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखते थे। एक बात तो ये पता चलती है, ठीक है। और फिर इसी कंटिन्यू भी फर्स्ट पॉइंट चल रहा है। चोलिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, चोलिस्तान के कई स्थलों पर बनावली, कई स्थलों तथा बनावली जो हरियाणा के अंदर पड़ती है से ये क्या सभ्यताएं हैं। चोलिस्तान भी एक सभ्यता है, एक सिविलाइजेशन है, और बनावली भी एक सिविलाइजेशन है। यहाँ से मिट्टी से बने हलों के प्रतिरूप मिले हैं, मिट्टी के हल बने हुए, इसका मतलब इनको हलों का भी पता होगा। इनसे ज्ञात होता है कि लोग कृषि में हलों का प्रयोग भी करते थे, प्लग भी जोतते थे। मोरएवर टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लग हैव बीन फाउंड एट साइट्स ऑफ चोलिस्तान जो पाकिस्तान में है, एट बनावली जो हरियाणा के अंदर, वहाँ पर मिला। तो इसका मतलब ये है कि प्लगिंग यानी कि हल का भी उनको नॉलेज था। एक पॉइंट कंप्लीट हुआ, और अभी कंप्लीट नहीं हुआ, सॉरी, अभी ये चल रहा है। मतलब मेरी बात सुनो, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अभी अपन पढ़ रहे हैं खेती के अंदर खेत जोतते थे, बैलों का हल का प्रयोग करते थे। अब ये साक्ष्य ऐसे हमें कहाँ कहाँ मिले हैं, तो एक तो हमें ये मिला, वो मिला चोलिस्तान पाकिस्तान के अंदर, और एक हमें मिला है, वो मिला है हमारे कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर, ठीक है। यानी इसके अतिरिक्त कालीबंगन राजस्थान नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यानी आर्कियोलॉजिकल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा जाता है। ये सिर्फ पहला एक साक्ष्य है पूरी सभ्यताओं में जहाँ पर जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत नौकरी एग्जाम पूछा गया है, अलग अलग बोर्ड के एग्जाम पूछा गया है, चाहे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, कोई से बोर्ड में हो, ये पूछा गया कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा हमारी सभ्यता है, हनुमानगढ़ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये पड़ती है। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ ए प्लग फील्ड ऑफ कालीबंगा राजस्थान। इसमें क्या हुआ, द फील्ड्स हैड 2 सेट्स ऑफ furrows at right angles to each other suggesting their 2 different crops were grown together। ऐसा लगता है कि एक साथ 2 फसलें करते होंगे। इस खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर, जैसे एक इधर है तो ऐसे दो रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं,
काटने से अनुमान लगाया जाता है कि एक खेत में एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। ये बात है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन बात करते हैं दूसरा, कृषि उपकरण। नंबर 2 क्या है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। अभी अपन क्वेश्चन कौन सा पढ़ रहे हैं पता चल गया ना आपको, क्वेश्चन कंटिन्यू यही चल रहा है। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, हड़प्पन सिविलाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया अपन ने। अब सेकंड पॉइंट पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। ये ऐसे औजार उनके हुआ करते थे, धातु के औजार थे, कॉपर टूल्स बोल सकते हैं या मेटल टूल्स बोल सकते हैं, बात एक ही है, जो आपको दिख रहे होंगे। ऐसे औजारों का यूज़ बेसिकली करते थे, ठीक है। यानी कि पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के, लकड़ी के जो हत्थे होते थे उसमें पत्थर फिट करके ऐसे फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातु के यानी कि जो कॉपर बेसिकली तांबा जो होता है उसके औजारों का प्रयोग ये करते होंगे। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट द हड़प्पन यूज स्टोन ब्लेड सेट इन वुडन हैंडल, लकड़ी का हैंडल होता था, और या फिर स्टिल दे वुड हैव यूज्ड मेटल टूल्स। ये कंटिन्यू इसके बाद में यही है मेटल टूल्स, ये जैसा मेटल टूल्स आपको डायग्राम दिख भी रहे होंगे, इसका वो इस्तेमाल ये यूज़ करते थे अपनी खेतीबाड़ी में, ठीक है। फिर तीसरी बात है सिंचाई, इरिगेशन के अंदर तीसरा पॉइंट है। 3 पॉइंट इसके अंदर अपन लिए हैं। तो सिंचाई में बेसिकली क्या करते थे, अपन को पता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो अधिकांश हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, यानी कि जो मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड, अर्धशुष्क है, ठीक है, और जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अर्धशुष्क इलाकों में खेतीबाड़ी हो सकती है, सिंचाई की जरूरत पड़ती है, वहाँ पर खेतीबाड़ी की जा सकती है सेमी एरिड में, ठीक है। और अफगानिस्तान में, क्योंकि ये सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत 3 देशों के अंदर फैली हुई है, इसलिए अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है सोर्तुगई। सोर्तुगई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले। वहाँ पर ऐसा लगा कैनाल्स, जो नहरें होती है उसके कुछ अवशेष मिले हैं। अवशेष का मतलब ये है कि जैसे ऐसे गड्ढे टाइप बने हुए होंगे, स्ट्रक्चर लगी दिख रहा होगा कि ये नहरें हैं, उनके अवशेष मिले हैं। हालांकि पंजाब और सिंध, भाई भारत में भी तो फैली हुई है, पंजाब और सिंध के अंदर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन हाँ यहाँ पर हमें अवशेष मिले अफगानिस्तान के अंदर, ठीक है। यानी कि वेयर इरिगेशन वॉज प्रॉब्ली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर, ट्रैक्स ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ शोर्तगई इन अफगानिस्तान। इसका मतलब ये साफ साफ पता चलता है कि वो सिंचाई के अंदर नहरों के पानी का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है, ये बात है। फिर हड़प्पा स्थलों में कुओं के अवशेष भी मिले हैं, कुएं जो होते हैं ना, वेल्स, कुओं के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त धोलावीरा जो गुजरात के अंदर सभ्यता पड़ती है, वहाँ पर जलाशय के अवशेष मिले। जलाशय भी डायग्राम दिखाऊंगा फोटो, ठीक है। यानी कि बट नॉट पंजाब और सिंध और पंजाब में हालांकि नहरें वगैरह नहीं मिली है। द रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम हड़प्पा साइट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस द रिमेन्स ऑफ द यहाँ पर रिजर्वर हैव बीन फाउंड इन धोलावीरा गुजरात। गुजरात धोलावीरा के अंदर जलाशय में मिला है। और मैं जलाशय की बात करूं तो ये जलाशय का डायग्राम आप देख सकते हो, धोलावीरा से मिला जलाशय, यानी कि रिजर्वियर फाउंड फ्रॉम धोलावीरा, जो गुजरात के अंदर ये सभ्यता पड़ती है। और देखो ये अगर इसको अपन देखेंगे तो ये सीढ़ियाँ सी बनी हुई आपको दिख रही होगी, ये पूरे तरीके से बनाया, जैसे पानी इकट्ठा हो जाता है ऐसे नीचे सीढ़ियाँ नीचे उतरने के लिए काम आती थी। जैसे पानी अगर नीचे चला जाए तो सीढ़ियों से उतर के पानी को यूज़ कर लिया जाए। बड़ा शानदार तरीके से ये जलाशय एग्जैक्टिव जैसे खुदाई करी तो अंदर से मिला है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें पानी स्टोर करके रखते होंगे पीने के लिए या जानवरों को पिलाने के लिए, फिर यहीं से अगर बड़ा है ये तो सिंचाई एग्रीकल्चर करने के लिए, इरिगेशन के लिए भी काम में आ जाता होगा। ये चीज़ें अपन ने पढ़ी, ठीक है। फिर अपन अगर बात करें तो देखो इसके बाद में एक बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया 3 पॉइंट में। कौन सा? ये वाला। देखो ये 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए अपने। ये पहली बात तो ये खेत जोतने के लिए वो बैलों का प्रयोग यानी कि बुल्स का इसका ऑक्सन का यूज़ करते थे। और दूसरा बात करें कृषि उपकरण, और तीसरा जो पॉइंट था हमारा सिंचाई इरिगेशन। क्वेश्चन कंप्लीट, ये डायग्राम देख लिया। अब अपन बात करते हैं, एक अर्नेस्ट मेके था जिसने एक सर्वे किया था, तो उसने कुछ जानकारी जुटाई। उसने एक अवतल चक्की, जैसे अभी अपन घरों में चक्कियाँ होती है धान पीसने के लिए, गेहूँ बाजरा सब पीसने के लिए, वैसे ही अर्नेस्ट मेके द्वारा अवतल चक्की का दिया गया वृत्तांत है। मतलब उसने कुछ अवतल चक्की के बारे में, बड़ी शानदार चक्की, अब देखोगे तो मतलब एकदम डिफरेंट नजर आएगा कि इसका जो फेस एकदम अवतल है, जो अपने कॉन्वेक्स पढ़ा था ना, कॉनकेव, अवतल है जो अपने क्लास 10th में पढ़े थे, अवतल और उत्तल लेंस वगैरह, वैसा स्ट्रक्चर है, सीधी है। इसको सेट करने के नीचे पत्थर वगैरह देते हैं ताकि ये ऐसे गड़गड़ाए नहीं। वो भी बातें पढ़ लेते हैं कि अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या मिली है, बहुत सारी अवतल चक्कियाँ मिली है। यानी अर्नेस्ट मैकेज अकाउंट ऑफ सैडल क्वेरेंस, इसमें इसका मतलब ये है कि सैडल क्वेरेंस आर फाउंड इन considerable numbers and they seem to have been the
ओनली मीन्स इन यूज फॉर ग्राइंडिंग सिल्स, ठीक है। यानी कि बहुत बड़ी संख्या में अवतल चक्कियाँ वहाँ पर हमें मिली है और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र ये एक ही साधन थी, इससे अनाज को पीसा जाता होगा। साधारणतया ये चक्कियाँ स्थूल से कठोर होती थी या कंकरीले, अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित होती थी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो चक्कियाँ वो किससे बनाई जाती थी, तो ये कठोर, एक तो मतलब पत्थर की होती थी कठोर, और कंकरीले ऊपर से थोड़ा थोड़ा कंकरीज होता है ना, जैसे कंकरी टाइप, ताकि धान पिस जाए, कंकरीले, और अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से। अग्निज का मतलब होता है जो सेडिमेंट रॉक्स होते हैं, अभी बात करूंगा मैं, आग्नेय चट्टाने, आग्नेस जो रॉक्स होती है उनके पत्थरों जैसी बनी होती थी। यानी कि ये बनती थी एज रूल दे वर रफली मेड ऑफ हार्ड ग्रिटी एंड इग्नस रॉक। आग्नेय चट्टाने जो होती है ना, उन रॉक्स की और एंड सैंडस्टोन, इनकी बनी हुई ये होती थी, बहुत मजबूत होती थी, कठोर होती थी। और इन चक्कियों के तल सामान्य थे उत्तल हैं, ये नीचे से उत्तल थी, कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर आपको ये दिख रही होगी तो देखो ये ऐसी, ये ठीक है, ये ऐसी है, उत्तल है, ठीक है। ये नीचे इनको सही सेट करने के लिए नीचे पत्थर लगाया गया है, बाकी ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। यानी कि एज देयर बेसिस आर यूजुअली कॉन्वेक्स दे मस्ट हैव बीन सेट इन द अर्थ और इन मड टू प्रिवेंट देयर रॉकिंग। यानी कि निश्चित रूप से इन्हें ज़मीन में अथवा मिट्टी में जमा कर, भाई या तो अगर ऊपर अगर ज़मीन है तो उस पर सेट कर देंगे पत्थर, देखिए, या फिर ज़मीन जो होती है, पोली ज़मीन होती है ना, उसमें थोड़ा अंदर गड्ढा करके फिट कर देते हैं, ताकि क्या है कि जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके, ताकि ये गड़गड़ाई नहीं, हिले नहीं, सिंपल, ठीक है। अर्थ इनवाइट हो गया, प्रिवेंट देयर रॉकिंग, ये चीज़ थी। तो अर्नेस्ट मैके ने अवतल चक्की के बारे में क्या बताया था वो भी आई थिंक आपने जान लिया होगा। 2 मार्क्स में क्वेश्चन कहीं आ जाता है तो ठीक रहता है। अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर अर्नेस्ट मैके ने ये बात बताई कि ये जो ऐसी चक्कियाँ, 2 प्रकार की मुख्य चक्कियाँ थी, 2 मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं वहाँ पर। 2 मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड। कौन कौन सी है? एक, जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, ठीक है, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, और दूसरा जिनका प्रयोग, देखो 2 है, एक तो ये, एक तो वो जिन पर दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे ऐसे ऊपर ऐसे पत्थर रगड़ते हैं ना, वैसे भाई ये पत्थर है, अब इसके ऊपर छोटा कोई रगड़े बिना धान पीसेगा कैसे, तो ऐसे वो दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे ऐसे चलाया जाता था, जिससे जो निचला पत्थर है वो खोखला होता रहता बीच बीच में, ठीक, खोखला हो गया। नंबर दूसरा था जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियाँ पीसने के लिए, ऐसा मान लो कि जूसर, ये उनकी उस टाइम की जो जूसर बनाता है ना, जूस जिसे बनाते हैं, मिक्सी बोलते हैं अपन उसको, वो था जिसमें जूस वगैरह बन जाता है, मसाले वगैरह पीस जाते हैं, तरी, जड़ी बूटियाँ, मसालों, इनको कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे जो किया जाता था, यहाँ तक समझो। पहला तो था 2 प्रकार की चक्कियाँ मिली। 2 मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड। फर्स्ट, दोज ऑन विच अनदर स्मॉलर स्टोन वाज पुश्ड और रोल्ड टू एंड फ्रो। सेकेंड दूसरी मिली थी, वो अदर विथ विच सेकेंड स्टोन वॉज यूज एज ए पॉन्डर, एवेंचुअली मेकिंग ए लार्ज कैविटी इन नेदर स्टोन। और क्वेंस ऑफ द फॉर्मर टाइप्स वर प्रॉबली यूज, अपन किस में यूज करते थे ये, solely for grain. The second type of possibly only for pounding herbs and spices for making curries. इन सब के लिए तरी वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते थे, ठीक है, क्योंकि नॉनवेज खाते थे, बढ़िया तरी बना के। तो अब मेन चीज़ ये है कि जो दूसरे प्रकार के पत्थर हैं, वहाँ के जो मजदूर लोग हैं उनका क्या नाम देते थे, कि इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है। यानी कि इनफैक्ट स्टोन्स ऑफ दिस लैटर टाइप आर ड्यूबल्ड करी स्टोन बाय आवर वर्कमैन्स। जो वहाँ के जो लेबर थी, वर्कमैन थे, ये बात कौन बता रहा है, ये वो मैकी बता रहा है, ठीक है। ये अर्नेस्ट मैकी कह रहा है कि जो हमारे श्रमिक थे उन्होंने इस पत्थरों को नाम क्या दिया, सालन पत्थर, यानी करी स्टोन्स, इसका नाम दिया गया। 1 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी ना पूछ के ये पूछ ले कि अर्नेस्ट मैकी के अनुसार जो दूसरे प्रकार के जो पत्थर थे अवतल चक्की में, उसका क्या नाम दिया गया उनके वर्कमैन के द्वारा या फिर उनके श्रमिकों के द्वारा, तो सालन पत्थर यानी कि करी स्टोन्स, ठीक है। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, पूरा नॉलेज बढ़ेगा, बहुत चीज़ें जोड़ के बनाऊंगा। अब सारे डायग्राम मैप से अपन पढ़ने वाले चैप्टर को मेरे साथ के साथ पढ़ना है आपको, ठीक है। अभी एक क्लास मिल गई तुरंत 2-3 घंटे में, शायद 9 बजे तक आपको एक क्लास और मिल जाएगी, फिर मॉर्निंग में क्लास मिलेगी। ऐसा करके इसको 1 या 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट करेंगे ताकि एक साथ पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ओके।